हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। न्यू फंड ऑफ़र आया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। एनएफओ का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएसजी फंड। दोस्तों, ये जो एनएफओ है, ये एनएफओ सितंबर 21 टू अक्टूबर 5 इस दौरान खुला रहेगा। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा ₹5000। ये जो फंड है, इसका इंडेक्स रहेगा, जो बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा वो है निफ्टी 100 ईएसजी टोटल रिटर्न इंडेक्स। और फंड मैनेज करेंगे मृणाल सिंह। दोस्तों, ईएसजी के बारे में समझते हैं उसके पहले आज का जो हॉटेस्ट न्यूज़ है, आपने सुना होगा कि पेटीएम का जो ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर ने बैन किया था। तो ये बैन इसलिए किया था, जो मार्केट में रूमर था कि गैम्बलिंग रिलेटेड बिजनेस में और बाकी कुछ नॉन कंप्लायंसेस में पेटीएम इन्वॉल्व था, तो उसके लिए उसको बैन किया था। सुनने में आ रहा है अभी उसको रिवर्ट किया जा रहा है। पर दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि इस टाइप के जो नॉन कंप्लायंसेस है, ये रिसेंट फ्यू ईयर्स में 22% के रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो ईएसजी जो थीम है, ये थीम एक प्रकार का फ़िल्टर है, जहाँ पे ई का मतलब होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एस स्टैंड्स फॉर सोशल फैक्टर्स एंड जी स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस फैक्टर या कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो दोस्तों, ये जो ईएसजी है, ये बेसिकली एक फैक्टर है जिसको हमको क्वालिटी फैक्टर समझना चाहिए। इसका हिस्ट्री में एक बार फिर से बताता हूँ आपको। दोस्तों, 2005 में एक इन डेप्थ लैंडमार्क स्टडी हुआ था जिसका नाम था हु केयर्स विन। ये जो स्टडी था, ये स्टडी का बेसिक इंटेंशन था सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या सिर्फ पी बाई ई और पी बाई बी या वैल्यूएशन के पैरामीटर्स या कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, यही केवल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पैरामीटर है? तो बिल्कुल नहीं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आज या कमिंग फ्यूचर में गवर्न करेंगी कंपनी के सस्टेनेबिलिटी को और बेसिकली सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को। तो ये जो स्टडी है, इसमें कौन से फैक्टर्स हैं, इस पे जो एक्सपर्ट्स है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सारे रिसर्च एनालिस्ट, एसेट मैनेजर्स लोगों ने ये ज़ीरो इन किया था। और ये जो 3 फैक्टर्स है, ये 3 फैक्टर्स को प्रीडोमिनेंटली ईएसजी फैक्टर्स को सिग्निफिकेंट फैक्टर्स करके डिफ़ाइन किया था। अभी ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट को होके अभी आज डिफ़ाइन होके अभी 15 साल हो गए, और इसका काफ़ी सारा डेटा भी हमारे पास में है जो आज के प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत रेलेवेंट चीज़ है। और अभी आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि हमको तो इन्वेस्टिंग के बारे में समझना है। तो इन्वेस्टिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग दोस्तों ये जो है, ये पैसा बनाने की चीज़ है, पर ये पैसा बनता है कंपनीज से। और कंपनीज का अल्टीमेट जो है परफॉर्मेंस, वो डिसाइड होता है कि कंपनीज कितनी प्रूडेंटली गवर्न कर रही है, कंपनी का कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसे है। और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं, ये शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं दिला पाएंगे, पर ये बिज़नेस के ग्रोथ में या परफॉर्मेंस में हिंड्रेंस ज़रूर ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस और कॉरपोरेट कंप्लायंसेस रहते हैं कि जिसके कारण कंपनी का बिज़नेस एक दिन में, जैसे अभी पेटीएम का हम देख रहे हैं, एक दिन में बिज़नेस डिस्टर्ब हो सकता है। दोस्तों, ई का मतलब है बेसिकली एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि क्या कंपनीज अपना वेस्ट एफिशिएंटली डिस्पोज कर रही है, क्लाइमेट चेंजेस को एड्रेस कर रही है, पोल्यूशन के लिए सीरियस है, क्या कंपनी एनर्जी कंजर्व कर रही है जिसका बॉटम लाइन पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या कंपनी वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को सीरियसली ले रही है अगर प्लांट बेस्ड बिजनेस है, तो क्या रिडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट पे कंपनी का ध्यान है। ये सारी चीज़ें जो है, ये बेसिकली एनवायरनमेंट फैक्टर के अंडर आती है। दूसरा जो फैक्टर है, जो है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या कंपनी जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, लेबर वेलफेयर हो गया, इसके बारे में अलर्ट है, जेंडर इक्वालिटी पे कंपनी क्या फोकस कर रही है,
कंपनी क्या सोशल इनिशिएटिव्स को डोनेशंस दे रही है, क्या कोई फाउंडेशन चला रही है, सीरियस बिजनेस। जैसे आप देख रहे होंगे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के एक सीरियस फाउंडेशन बिजनेस है, जैसे रिलायंस का रिलायंस फाउंडेशन है, इन्फोसिस का भी सिमिलर बहुत बड़ा फाउंडेशन है, टाटाज का है, जो काम करते हैं। तो ये अगर कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो ये माइंडसेट से समझ में आता है कि अगर ये ज़िम्मेदार लोग हैं तो इनका गवर्नेंस भी जिम्मेदारी वाला रहता है। जैसे कॉरपोरेट गवर्नेंस में क्या ये एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अवेलेबल है, इंटरनल कंट्रोल्स क्या जगह पे है, प्रोसेसेस क्या सिर्फ कंपनी ऑडिट के भरोसे पे चल रही है या खुद का भी इंटरनल कंट्रोल्स है, क्या लीगल फ्रेमवर्क कंपनी फॉलो कर रही है या कंप्लायंसेस को फॉलो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें एक जिस फंड में फैक्टर इन की जाती है, ये तीनों चीज़ें जो फंड्स कंप्लाई करते हैं, उन जो कंपनीज कंप्लाई करती है उन चीज़ों का फंड जो है उसको ESG फंड बोला जाता है। अभी समझते हैं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग और रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, इसमें क्या फ़र्क है। तो दोस्तों ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में मैंने जैसे बताया तो सिर्फ फाइनेंशियल की बात चलती है, वहाँ पे कैश फ्लोज देखे जाते हैं, ROC देखा जाता है, वहाँ पे वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखे जाते हैं, कैश फ्लो सेल्स ग्रोथ देखी जाती है, ये सारी चीज़ें वहाँ देखी जाती है। पर इसमें कंपनी का एक्चुअली पैसा तो आता है कंपनी के ओवरऑल ऑपरेशन से, तो कंपनी के नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स नहीं देखे जाते जो कि ESG इन्वेस्टिंग के अंतर्गत अभी देखे जाएंगे, कि जिसमें स्क्रीनिंग होगा कंपनीज का, क्या कंपनी सही में ESG कंप्लायंट है, ESG ग्रीन कंपनीज है, और फिर ESG इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है कि जिसमें रिस्क पैरामीटर्स का स्टडी होता है, और क्या कंपनीज का एक्टिव ओनरशिप है, कॉरपोरेट एक्शंस प्रोएक्टिवली कंपनी ले रही है। ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बनता है कि जो ESG कंप्लायंट ही नहीं है केवल, तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल कंपनीज है। अभी ग्लोबली भी अगर हम देखते हैं तो ग्लोबली 2009 में जो भी फ्लोज सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग में आ रहे थे, वो फ्लोज 7 गुना बढ़ गए, यानी 10 साल में 7 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है। तो ग्लोबली भी इन्वेस्टर्स ये जो ESG इन्वेस्टिंग को काफ़ी प्रिडोमिनेंटली देखते हैं, एक गवर्निंग फैक्टर देखते हैं रिटर्न्स के बारे में। यहाँ बात पैसे की नहीं चल रही है, यहाँ बात इन्वेस्टिंग की चल रही है, यहाँ केवल एनवायरनमेंट या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं चल रही है, बेसिकली सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। तो यदि आप भी चाहेंगे कि हमारा पैसा जो है वो ऐसे बिजनेस में जाए जो खुद जिम्मेदार है, तो अगर इररिस्पॉन्सिबल बिज़नेस है और अगर उसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी अच्छे हैं तो वो सस्टेनेबल रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। अभी दोस्तों इसके समझते हैं कि ये जो ESG इन्वेस्टिंग है इसका बेसिकली बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट नंबर 1 में, जैसे कंपनी ने बताया है कि ये बिजनेसेस जो है वो रेगुलेशन के कारण इसको ब्रेक नहीं लगेगा, टैक्स एफिशिएंट वे में काम करता है और टैक्स रिस्पॉन्सिबली हैंडल करता है। तो जो कंप्लायंस फैक्टर्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, ये सारी चीज़ों से ये जो बिज़नेस है ये सिक्योर्ड रहेगा, गार्डेड रहेगा। और 5th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिकली एक्सपोजर टू लॉन्ग स्टैंडिंग कंपनीज दैट आर ESG कंप्लायंट। तो अभी चलते हैं ये फंड के बारे में। ICICI प्रूडेंशियल फंड जो है ये ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करेगा जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस हैं, ESG का जो फिल्टर है इसको ये कंप्लाई करते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यही रहेगा कि ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा ये कंपनीज जिनका स्कोर जो है वो ESG के पैरामीटर्स में काफ़ी स्टैंड करता है। अभी ये स्कोर के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे जैसे कंपनी ए और कंपनी जेड बताया है, तो ESG पैरामीटर का जो सम टोटल है कंपनी ए का जैसे 4 है और कंपनी ए का 8 है, तो कंपनी जेड का 8 है, तो कंपनी जेड डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये कंपनी ज़्यादा सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कंपनी ESG फंड में इनकॉर्पोरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोवाइडेड बाकी पैरामीटर्स पे भी कंपनी कंप्लाई करता है।
सिलेक्शन प्रोसेस में ये रहेगा कि कंपनी एएमसी खुद अपना रिसर्च करके ईएसजी कंप्लायंट स्टॉक्स निकालेगी और इसके लिए वो निफ्टी 100 का ईएसजी इंडेक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में ये रहेगा कि ये जो यूनिवर्स है इसमें से जो कंपनीज़ बेसिकली अच्छी कंपनीज़ है और रिसर्च किया जाएगा और जो अच्छी कंपनीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा। 80 to 100% ये वो कंपनी रहेगी जिसमें बेसिकली दे आर हैविंग अ हाई ईएसजी स्कोर और इसके लिए फंड जो है वो पार्टली एक्सपोजर ले सकता है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में भी ले सकता है। इसमें ऐसी कोई भी कंपनी नहीं रहेगी जो टोबैको, वेपन्स, अल्कोहल या डिस्ट्रक्टिव बिजनेसेस में या जहाँ पे कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज़, गैम्बलिंग सेक्टर हो गया जैसे, जहाँ ऑपरेट करती है। बेसिकली ये फंड का एम है कि एक ईएसजी हाई ईएसजी स्कोर जिस फंड में, जिस स्टॉक्स में आता है, ऐसे फंड स्टॉक्स का एक फ़ंड क्रिएट करना। अभी चलो दोस्तों पैसे की बात कर लेते हैं कि क्या ये सब करके ईएसजी करके ये कोई हाइप तो नहीं है, ये दिमाग में आता है या कोई नया फैड आया है ईएसजी से रिलेटेड बाहर से? क्या ये ऐसी चीज़ है या ये सही में ऐसी सिलेक्टेड कंपनी सही में मनी बेनिफिट में कन्वर्ट हो सकती है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर ये सोचता है कि मेरा पैसा क्या इस कंसेप्ट से बन सकता है। तो दोस्तों ये डेटा ये क्लियरली बताता है कि बेसिकली निफ्टी ईएसजी 100 जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स ने जो नॉर्मल निफ्टी 50 इंडेक्स है इसको लॉन्ग टर्म में, अभी 2011 से ये डेटा अवेलेबल है, इसको काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। ग्रीन मार्जिन जो है वो ईएसजी कंप्लायंट कंपनीज़ का मार्जिन है। यहाँ पे आप क्रैश में भी देख सकते हैं, क्रैश में भी ये फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छा रहा है। अभी रिसेंट क्रैश की यदि बात करें तो रिसेंट क्रैश में निफ्टी 50 के मुकाबले ईएसजी 100 स्टॉक जो है वो 2% कम गिरे हैं और जब रिकवरी आया है तो ये 5% से बढ़े हैं। यानी एक आइडियल सिचुएशन है बैड फेज़ में कि एक बेसिकली बैड फेज़ में बेटर परफॉर्मेंस है और राइज में अच्छा रिकवरी है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ इस इन्वेस्टिंग प्रोसेस को, बेसिकली ये इन्वेस्टिंग कंसेप्ट को प्रूव करती है कि ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट सही में वर्क करता है। इसमें यदि हम लोग ये बार ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि जिसमें शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म सारे पीरियड के 1 साल, 2, 3, 5, 7, 10 ये सारे पीरियड्स में ईएसजी फंड्स का परफॉर्मेंस वर्सेस नॉर्मल इंडेक्स का परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ये इंडेक्स ने निफ्टी 50 को थ्रू आउट बीट किया है। आपको पूरे अक्रॉस ऑल टाइम सेगमेंट दिखेगा कि जो ग्रीन लाइन है वो हमेशा ऑरेंज लाइन से ऊपर रही है। मतलब ये जो ईएसजी कंप्लायंट कंपनीज़ है, ये कंपनीज़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आती है और ये इसका जो डिफरेंस रहा है, जैसे 7 ईयर का रिकॉर्ड देखते हैं तो ईएसजी कंप्लायंट कंपनीज़ ने 2% से आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को। तो दोस्तों दिस कंसेप्ट मेक्स इट क्लियर कि ये जो कंपनीज़ है ये ज़्यादा ज़िम्मेदार कंपनीज़ है और जो कंपनी ज़्यादा ज़िम्मेदार है वो अपना प्रोडक्शन भी ज़िम्मेदारी से करेगी, वो अपना सेल्स प्रोसेस भी फॉलो करेगी। क्या ज़िम्मेदारी नॉर्मली सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं रहता है। अगर कोई कंपनी का गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अच्छा है तो वो एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल रहने के लिए प्रयास करेगा। वो अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए भी चाहेगा कि हमारे स्टेक होल्डर्स भी खुश रहे। बॉटम लाइन पे भी उनके पास फोकस रहेगा क्योंकि ये कंपनीज़ का अपना एक एथिक्स और प्रोसेस रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा फ़िल्टर है। वॉरेन बफेट जी हमेशा जब उनका जो इन्वेस्टिंग प्रोसेस है तो उनके पास में कई सारे फ़िल्टर्स है। वो फ़िल्टर से फ़िल्टर आउट होने के बाद में बहुत कम स्टॉक बचते हैं। तो उसी प्रकार का ये कंसेप्ट है। ये क्वालिटी पैरामीटर है कंपनी का, जिससे फ़िल्टर होने के बाद में जो अच्छी कंपनीज़ है वही आपके लिए अच्छे बिजनेसेस अवेलेबल रहेंगे। तो दोस्तों मैं ये आपको हाईली सजेस्ट करूँगा, आप ईएसजी कंसेप्ट में ज़रूर डालिए। एक मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा फ़ंड है और आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस ये एक मल्टी कैप फ़ंड है
जिसमें नॉर्मल मल्टी विथ एक्सपोजर टू एमएनसीज और जिसमें नॉर्मल मल्टी कैप फंड से ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस फिल्टर्स लगे हुए। तो आप इस फंड में ज़रूर निवेश कर सकते हैं। अगर आपको एसआईपी करना है तो एसआईपी ये ऑल सीज़न एसआईपी चल सकता है इस फंड में। तो अगर मेरे को खुद को निवेश करना है तो मेरे लिए ये फ़ंड बाय फंड है। मैं अपना पैसा इस फंड में लगा सकता हूँ, लगाया जा सकता है। बाकी दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में क्या ये फ़ंड फिट होगा, आपके पोर्टफोलियो का कंपोजिशन कैसे है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आपके एडवाइज़र के साथ बैठ के निवेश करिए। ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है। मैं ये सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म्स में सिर्फ ये फ़ंड की बात कर रहा हूँ, इसको एनालाइज कर रहा हूँ। अच्छे रिटर्न अच्छे फ़ंड से नहीं आते, अच्छे रिटर्न अच्छे पोर्टफोलियो से आते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नई अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता और हटके चीज़ें आपको चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।